हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस की क्लास में आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी की थी, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो आज का टॉपिक है आपका वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करना। इसको स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया और इसके एटीपी सिंथेसिस के लिए इसकी स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, फैट हो, उन सब को एटीपी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी फूड मॉलिक्यूल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सारी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर उसके वर्ड की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो वर्ड से लिया गया है। एक है माइटोस, जिसका मतलब होता है कि थ्रेड, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर। देन है कॉन्ड्रियन, इट मीन्स ग्रैन्यूल्स, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइटोस एंड कॉन्ड्रियन। ये छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो हमारी सेल में होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। और इसके बारे में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो स्टडी हुई थी, जो सबसे पहले इसको खोजा गया था, तो उन्होंने अल्टमान ने खोजा था कब? 1894 में। इन्होंने तब उसको नाम दिया था बायोब्लास्ट, मतलब ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो सेल में एनर्जी दे रहे हो। तब कोई भी टर्म माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म ओरिजिन में नहीं आया था, तब उन्होंने सिर्फ बायोब्लास्ट नाम ही दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे पहला नाम था वो बायोब्लास्ट था और इसकी जो डिस्कवरी है वो अल्टमान ने की थी। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है वो एक साइंटिस्ट आए, बेंडा, इन्होंने तब बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से कहा। और इसकी साइज की बात करें तो ये 0.5 टू 1 पॉइंट माइक्रॉन्स, अगर उसको सेक्शनल काटे तो उतने डायमीटर की होती है, और इसकी लेंथ जो होती है वो 7 माइक्रोन के अप्रॉक्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वहां पे दूसरी सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी फॉर्मेशन का काम करती है। और एक एक करके उसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमको कुछ ऐसे मेन कंपोनेंट दिखेंगे कि इन सब चीज़ों से मिलके उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बना होगा। फर्स्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। ये कैसी होती है? एक स्मूथ लेयर होती है। इसका जो लेयर होगा वो जो सबसे पहला लेयर होगा ये, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी किए थे और अलग अलग मेम्ब्रेन्स मॉडल को पढ़े थे, उसी तरीके से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दो लेयर्स में। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ है और इसके अंदर ही जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन आता है आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो सेकेंड मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो फोल्डेड होता है। अंदर की तरफ ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। जब वो क्रिस्टी का, उसी को जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, सॉरी ये आउटर लेयर है, ठीक। जब इनर लेयर होगा ये कुछ ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाएगा, और एक फोल्डेड स्ट्रक्चर को, एक टर्न को बोलते हैं क्रिस्टी। ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया का फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रिस्टी बोलते हैं। और इन दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ये कई नाम से ऐसे जाना जाता है। एक सिंपल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो कि उसके मेम्ब्रेन के बीच में पाई जा रही है, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। साथ ही साथ यहाँ पे इसका मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल का जो मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये क्रिस्टी, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है एटीपी सिंथेसिस में, जो कि यही इनर मेम्ब्रेन का आपका एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है। उसके अंदर उसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो एक एक जो क्रिस्टी होती है वो अपने आप में ही एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो इसको एक एक स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। ये डायग्राम में आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है ये आपका आउटर मेम्ब्रेन जो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। फिर है यहाँ पे जो फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, ये मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्पेस, ये आउटर मेम्ब्रेन है आपकी, ये इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसका जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसका जो फ्लूइड, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। और एक खास बात होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास उसका खुद का डीएनए होता है, खुद प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यहाँ पे जो भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये आपको पर्पल स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए रहता है। ये डीएनए के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसी भी सेल ऑर्गेनेली पे सेल में डिपेंड नहीं होता है। और यहीं पे एटीपी सिंथेसिस होती है, इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे आपको छेद जैसे स्ट्रक्चर दिखते होंगे, ठीक है, होल्स लाइक, जिसको पोलिन बोलते हैं। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक जनरल डायग्राम होता है वो, और इसी में आपके फंक्शन होते हैं क्या, एटीपी सिंथेसिस। पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो बेस है पूरा इसी में ही बेस है। एटीपी सिंथेसिस मतलब एटीपी किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, किसी भी तरीके, जो पूरी ये प्रोसेस है आपकी इस इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स में ही होती है, उसको भी देख लेते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक जनरल स्ट्रक्चर बताइए और वो एटीपी किस तरीके से प्रोड्यूस करता है उसकी स्टडी करिए। एटीपी को जानने से पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि एटीपी क्या होता है, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन को जान लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है। जो आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऐसे रेस्पिरेशन जो कि कहाँ प्रेजेंट हो, सेल के अंदर, इनसाइड दी सेल। जैसे हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी रेस्पिरेशन करती है, उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है हमारे
और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, ठीक है। उसी तरीके से सेल भी हमारा रिस्पिरेशन करता है सेल लेवल पे, जिसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हम फूड मॉलिक्यूल लेते हैं वो ग्लूकोज लेते हैं, लिपिड लेते हैं, जो भी, उसको किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में। और ये डायरेक्ट एटीपी में कन्वर्ट नहीं होता है, इसके लिए कई स्टेप्स होते हैं। इसको इसीलिए सेलुलर रिस्पिरेशन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तब जाके आपकी एटीपी बनती है। और ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि कई सारे स्टेप्स से होकर गुजरती है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन का जो पहला पार्ट है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस सेकेंड है आपका क्रेब्स साइकिल। अगर आपने पढ़ा होगा, ये 11-12 में बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है। फिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कोई भी कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल, ग्लूकोज को लेके चलते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है यहाँ पे पाइरुवेट में। अब ये पाइरुवेट में डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होता है, यहाँ पे पूरे आपके 10 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे बहुत से एंजाइम्स, स्पेशली आपको अगर एंजाइम की स्टडी करनी है तो आप सेलुलर रेस्पिरेशन की स्टडी कर लेंगे। जितने भी कैटेगरी के एंजाइम होते हैं वो सारे आपके इसी टॉपिक में इंक्लूड हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इन सब का क्या क्या फंक्शंस होता है। तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है 10 स्टेप्स के थ्रू पाइरुवेट में, और एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो आपको 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट के दे रहा है, और ये टोटल आपका 10 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, यही पाइरुवेट, और ये पूरी जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस की कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। अभी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में उसको देखते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ग्लूकोज, इसमें जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कितने स्टेप्स में, 10 स्टेप में। इसमें बहुत से एंजाइम्स आपके लगते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये होती है साइटोप्लाज्म में। पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में होगी। फिर ये जाएगा, जो पाइरुवेट है वो आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। जो क्रेब्स साइकिल है, जो इसकी खोज है क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये पाइरुवेट जो होता है वो यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन होता है पाइरुवेट का, ये उसके मॉडिफाई होने के बाद ये यहाँ पे क्रेब साइकिल में एंटर करता है, जो कि ऑक्सैलिक एसिड से मिलता है, और पूरी साइकिल में कई सारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसी में आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कुछ लार्ज अमाउंट में एनएडीपी का या एनएडीएच का या फिर एफएडीएच का, एफएडीएच2, एफएडीएच, इन सब का फॉर्मेशन होता है मेनली क्रेब साइकिल में। जो ग्लूकोज जो इसमें होता है, इसमें आपकी एनर्जी नहीं बनती है, सिर्फ ये 1 या 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, और 1-2 मॉलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट, एटीपी खर्च भी हो जाती है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसमें आपका टोटल जो नेट गेन होगा एटीपी का वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल का होगा। अब ये पाइरुवेट क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, कई सारे साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू आपका एनएडीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 इन सब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और ये सारे मॉलिक्यूल्स कई सारे एटीपी लिए रहते हैं। जैसे एक एनएडीपी या एनएडीएच2 होता है, उसके पास अप्रॉक्स आपका 3 एटीपी मॉलिक्यूल होता है। फिर एफएडीएच2 के पास
2 एटीपी मॉलिक्यूल कैरी करता है, तब यही जो बन रहा है आपका NADH2 या FADH2, ठीक है, ये कहाँ किस तरीके से एटीपी में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे ये बन रहा है आपका ये NADH2 FADH2, ये तुरंत भेज दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसी में कई तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई तरीके के जो एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स होंगे, ये आपका एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, NADH2 को और FADH2 को। यहाँ पे बेसिकली 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और ये प्रोसेस होती है आपकी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी और क्रेब्स साइकिल भी, ये दोनों आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बाकी ये ग्लूकोज कॉमन होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ये सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, ये सब के लिए कॉमन है। यहाँ पे एक बात छूट गई है कि क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कब होगा, कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, क्योंकि कोई भी जब भी ऑक्सीजन लेते हैं हम, तब भी क्रेब्स साइकिल और एटीपी की प्रोसेस होगी जब सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ये इसका प्रेजेंट होना ऑक्सीजन का कंपलसरी है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, नहीं तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना, ऑक्सीजन का एब्सेंट होना कोई मायने नहीं रखता है, ये एक हमेशा चलने वाली प्रोसेस होती है। ये सेल में कभी भी होगा, अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो सेल आगे के क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगी। अगर सेल नहीं प्रेजेंट, सेल में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो वो आपका सेल में ऑक्सीजन अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बनाने लगेगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंटर करेगी। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंटर करेगा। जब सेल के पास ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तभी लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक एसिड, एल्कोहल का फर्मेंटेशन होगा। नहीं तो अदरवाइज अगर ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन इज मोस्ट कंपल्सरी, तभी ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या और क्रेब्स साइकिल दोनों की प्रोसेस तभी होगी। सेल में नहीं प्रेजेंट है तो वो लैक्टिक एसिड बनाने लग गया, और इसीलिए जब इन दोनों का फॉर्मेशन होगा तो एटीपी का जो गेन होता है इनके कंपैरिजन में, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो मेन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमको क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्टडी करनी थी। लेकिन उसके पहले क्या होता है, तो ये था ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 3 स्टेप्स में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसी से एटीपी बनती है। उसको भी देख लेते हैं। ये था एटीपी सिंथेसिस किस तरीके से होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, उसको एक पोर्शन को लिया गया है, तो इसको हम लोग, ये हमारा है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स लगे हैं। ये है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ये 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। इन चारों कॉम्प्लेक्स से होते हुए ही कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो एटीपी गेन होता है मेन इन्हीं तीनों कॉम्प्लेक्स से होता है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ से ही एटीपी की सिंथेसिस होती है। बाकी कॉम्प्लेक्स सेकंड है,
वो एक पैसेज प्रोवाइड कराता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स से किसी भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये चारों कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पे NADH2 एंटर करता है तो इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन बचे हुए हैं, प्रोटॉन, वो उससे निकलते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपके फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है। इसी के थ्रू मेनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू आपका एटीपी सिंथेसिस होता है। यहाँ से NADH2 इसमें एंटर करेगा, NADH2, NADH, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएगा, देते जाएगा। तो ये चारों कॉम्प्लेक्स से गुजरते हुए ये एटीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स में आके जुड़ जाता है। अभी एक फॉस्फेट इससे जुड़ गया तो ये बन गया एटीपी में, और जो इसके पास हाइड्रोजन था वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फिर चला गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो जो एडीपी बनता है फिर उसमें एक आके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, तो ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है। और जो टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो नेट गेन होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से जो टोटल नेट गेन होता है एटीपी का अप्रॉक्स 30 to 32 एटीपी का टोटल गेन होता है, कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 30 से 32 एटीपी दे सकता है पूरी प्रोसेस को लेते हुए, अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो आपका क्रैब साइकिल या एटीपी सिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये नहीं होगा। तब एटीपी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू मिलेगा या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में हमको एनर्जी मिलेगी, और ये बेसिकली जो होता है वो कहाँ होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ज़्यादातर प्लांट्स में होंगे, क्योंकि जो रात का टाइम होता है तो वहाँ पे लाइट भी नहीं प्रेजेंट होती है, और रात में बेसिकली जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। तो वहाँ पे या फिर जिस भी पोर्शन में नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, और इससे एटीपी बहुत लीस्ट अमाउंट में मिलती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मान लीजिए हम अपना ह्यूमन का एग्जांपल लें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी अच्छी तरीके से इनहेल नहीं कर पाते या कुछ हमारी बॉडी में चोट लग जाता है, तो उस पोर्शन पे अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होने लगता है, और इसी फर्मेंटेशन में जो हमारे मसल्स क्रैम्प्स हैं, मांसपेशियों में जो कभी कभी दर्द होता है, तो ये सब बेसिकली इसी तरह लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन के वजह से ही होता है। कभी कभी हमारे जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि हमको हमारी बॉडी को प्रॉपरली जितनी नीड होती है ऑक्सीजन की वो नहीं मिल पाती है, तो वो लैक्टिक एसिड बनाने लगते हैं, जिससे हमको दिक्कत होने लगती है, आलस आने लगता है। अगर ये अपने रूटीन के थ्रू जाए, क्रेब्स साइकिल और एटीएस के थ्रू, तो हम लोग हाईली एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। और एटीपी क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में बनती है, और हमारे जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं वो अच्छे से हो पाते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हम लोग एटीपी सिंथेसिस और माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी किए हैं। और तब आप इसको देखते रहिए और बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।